डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ क्रोमोसोम म्यूटेशन यानी गुणसूत्रों का उत्परिवर्तन। क्रोमोसोम म्यूटेशन इसकी डेफिनेशन है डिफरेंस फ्रॉम द वाइल्ड टाइप इन द नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम म्यूटेशन। मतलब एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स में वाइल्ड टाइप से जो भी डिफरेंसेस आते हैं, चाहे उसके नंबर में डिफरेंसेस हों, चाहे उनकी संरचना में डिफरेंसेस हों, जो उनके वाइल्ड टाइप है उसमें उनकी संरचना अथवा संख्या में जिस प्रकार का भी परिवर्तन आता है वो गुणसूत्रों का उत्परिवर्तन कहलाता है। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की होती है, आकारिकी किस प्रकार की होती है। ईच फंक्शनल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैज़ अ सेंट्रोमियर। प्रत्येक फंक्शनल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है जो कि उसके मध्य में होता है, जहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। एंड 2 टीलोमियर्स, और दोनों भुजाओं के अंतिम सिरे पर 2 टीलोमियर्स उपस्थित होते हैं विच स्टेबलाइज द क्रोमोसोम एंड्स। जो क्रोमोसोम के सिरे हैं उनको स्थायित्व प्रदान करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 बेसिक टाइप्स: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, इसमें क्रोमोसोम जो है वो मिडल में होता है और क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म्स इक्वल लेंथ की होती हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो है मेटासेंट्रिक टाइप क्रोमोसोम है जिसके अंदर दोनों इक्वल आर्म्स जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं। सब मेटासेंट्रिक, द सेंट्रोमियर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स वन एंड। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो एक सिरे की ओर आगे की ओर खिसकने लगता है, जिससे इसकी जो भुजाएं हैं वो समान आकार की नहीं रह जाती हैं। दो साइड की जो भुजाएं हैं वो तो लंबी हो जाती हैं और दो आगे की साइड में जिधर ये खिसकता है तो एक साइड की जो भुजाएं हैं वो छोटी हो जाती हैं। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर और ज़्यादा खिसक जाता है, ये आप देख सकते हैं। एक्रोसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर और आगे की तरफ खिसक गया है, एक सिरे की तरफ और ज़्यादा खिसक गया है, जिससे एक साइड की जो भुजाएं हैं वो आवश्यकता से अधिक लंबी हो जाती है और दूसरे साइड की जो भुजाएं हैं वो आवश्यकता से कम हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं, घुंडी नुमा हो जाती हैं, जिन्हें नॉब टाइप जो स्ट्रक्चर है उसे सैटेलाइट कहा जाता है और इस संरचना को एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और अंतिम है टिलोसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, जिससे अगली जो भुजा एक साइड की जो भुजा वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, केवल एक साइड की ही भुजाएं दिखाई देती है। इस प्रकार से क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर 4 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक। Karyotype, the complete set of chromosomes possessed by an organism is called its karyotype. किसी ऑर्गेनिज्म में गुणसूत्रों का संपूर्ण समुच्चय के उसका कैरियोटाइप कहलाता है। An organism's karyotype is usually presented as a picture of metaphase chromosomes lined up in a descending order of their size. किसी भी जंतु का जब हम कैरियोटाइप बनाते हैं तो उसके मध्यावस्था के गुणसूत्रों का चित्र लेते हैं या मध्यावस्था के जो गुणसूत्र हैं उनकी फ़ोटो लेते हैं और उनको उनके घटते हुए क्रम में सेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स का कैरियोटाइप है, जिसमें इनके घटते हुए क्रम में घटते हुए आकार में इनको सेट किया गया है। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और जो 23rd पेयर है जिसमें 45th और 46th क्रोमोसोम्स हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। टाइप ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन, गुणसूत्रों के उत्परिवर्तन का प्रकार। Chromosome mutations can be grouped into 3 basic categories: chromosome rearrangement, aneuploidy and polyploidy. क्रोमोसोम के गुणसूत्रों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट में क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होता है। क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन 4 अलग अलग प्रकार से हो सकता है।
डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। डुप्लीकेशन में गुणसूत्र का ही कोई पार्ट टूट करके दोबारा उसी गुणसूत्र में जुड़ जाता है तो उसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। डिलीशन में गुणसूत्र का कुछ भाग टूट करके निकल जाता है, जिससे क्रोमोसोम में जितनी होनी चाहिए वास्तव में जो वाइल्ड टाइप में जितनी संख्या है उससे कम हो जाती है, डिलीट हो जाते हैं कुछ सेगमेंट्स क्रोमोसोम के। इन्वर्टेड के अंदर 2 बार कट लग के जो पार्ट है, जो क्रोमोसोम का पार्ट है, वो वापस से 180 डिग्री पे घूम करके और ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर के वो वापस जुड़ जाता है। इसे इन्वर्जन कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑल्टर्ड। इसमें एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स जो हैं वो या तो ऐड हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे। क्रोमोसोम के सेगमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर हम क्रोमोसोम्स की संख्या की बात कर रहे हैं। तो एक या एक से अधिक क्रोमोसोम जो है वो या तो जुड़ जाता है या डिलीट हो जाता है। इसको हम विस्तार से हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एन्यूप्लॉइडी कई प्रकार की हो सकती है, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलीसोमी या टेट्रासोमी। जैसे ट्राइसोमी है तो किसी सामान्य अवस्था में, सामान्य जीव के अंदर जो गुणसूत्रों की अवस्था होती है वो द्विगुणित अवस्था होती है। उसकी जो नॉर्मल सेल है उसकी जो वो 2n या द्विगुणित अवस्था में होती है। तो मोनोसोमी के अंदर 2n+1 ट्राइसोमी में 2n+1 अवस्था आ जाती है। टेट्रासोमी में 2n+2 अवस्था आ जाती है। मोनोसोमी में 2n-1 अवस्था आ जाती है। नलीसोमी में 2n-2 टाइप की स्टेज आ जाती है। तो इस प्रकार अगर क्रोमोसोम्स में संख्या में ऑल्टरनेशन आता है तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी, 1 और मोर कंप्लीट सेट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेट्स, यानी समुच्चय, पूरा का पूरा एक सेट जो है कंप्लीट सेट आकर के जुड़ जाता है। जैसे कि सामान्य अवस्था किसी जंतु की 2n अवस्था है तो 3n हो गई या 4n हो गई या 5n हो गई, पूरा का पूरा एक सेट आकर के जुड़ गया है। ये प्लांट्स में बहुत ही कॉमन होता है और एनिमल्स में रेयर होता है, बहुत कम होता है, बट प्लांट्स में ये काफ़ी नॉर्मल है। क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट्स, अब हम इस वीडियो में क्रोमोसोम्स रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट्स में आर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस दैट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, मतलब इंडिविजुअल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या संरचना में परिवर्तन आते हैं। द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट्स आर, 4 मूल प्रकार के रीअरेंजमेंट कौन कौन से हैं? डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। डुप्लीकेशन, इसमें क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट करके दोबारा से जुड़ जाता है, मतलब है एक सेगमेंट है और वैसा ही एक सेगमेंट आकर के जुड़ जाता है, जिसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। जैसे डुप्लीकेशन 3 प्रकार का हो सकता है, टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स डुप्लीकेशन और डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये जो ABCDEFG है ये एक नॉर्मल अवस्था है, ये एक सामान्य गुणसूत्र है ABCDEFG। इसमें जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वो सेंट्रोमियर है। तो रिवर्स डुप्लीकेशन के अंदर जो EF सेगमेंट है, ये वाला जो EF सेगमेंट है, ये आप देख रहे हैं कि दोबारा आकर के फिर से जुड़ गया है, मतलब 2 बार EF जो है वो आ गया है। अपने म्यूटेशन के बाद में जो क्रोमोसोम बना है उसमें EF सेगमेंट 2 बार आया है। रिवर्स डुप्लीकेशन के अंदर ये EF आप देख सकते हो उल्टे क्रम में जुड़ा है, मतलब EF में नहीं जुड़ा है, FE में जुड़ा है। तो इस प्रकार का डुप्लीकेशन कहलाता है रिवर्स डुप्लीकेशन, बदल के जो EF सेगमेंट है वो उल्टा होकर के जुड़ा है, तो इस प्रकार का डुप्लीकेशन कहलाता है रिवर्स डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ऑफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट इन विच द सीक्वेंस ऑफ द डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज इन्वर्टेड रिलेटिव टू द सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सेगमेंट, मतलब ओरिजिनल सेगमेंट EF है और EF 2 बार जुड़ा है, EF और EF, लेकिन रिवर्स डुप्लीकेशन में वो EF फॉर्म में ना जुड़ करके FE फॉर्म में जुड़ा है, उल्टा होकर के जुड़ा है, इसलिए इस प्रकार का डुप्लीकेशन कहलाता है रिवर्स डुप्लीकेशन।
डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन क्या होता है? क्रोमोसोम्स रीअरेंजमेंट इन विच द डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल सेगमेंट आइदर ऑन द सेम क्रोमोसोम और एन डिफरेंट वन। मतलब ईएफ सेगमेंट दोबारा आकर के जुड़ेगा, लेकिन वो उसके साथ में, ईएफ के साथ में ही नहीं, ओरिजिनल ईएफ जो है उसके एकदम पास में आकर के नहीं जुड़ा, वो कहीं पर भी जुड़ सकता है, अदर किसी कुछ डिस्टेंस के बाद में भी जुड़ सकता है, या कहीं और भी आकर के जुड़ सकता है, लेकिन वो तुरंत ओरिजिनल सेगमेंट ईएफ के पास में आकर के नहीं जुड़ता। जैसे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल क्रोमोसोम है ABCDEFG, यहाँ पे EF जो है वो सेगमेंट डुप्लीकेट होकर के दोबारा आया है, लेकिन बीच में G है, मतलब एकदम उसके टच होकर के ओरिजिनल सेगमेंट के पास में आकर नहीं जुड़ता, उससे कुछ डिस्टेंस में बाद में जुड़ता है, या तो सेम क्रोमोसोम में जुड़ सकता है या फिर डिफरेंट वन में भी जुड़ सकता है, दूसरे क्रोमोसोम पे भी जुड़ सकता है, लेकिन EF सेगमेंट आ दो बार रहा है, इसलिए हम इसे डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, काफ़ी दूरी पे है या कुछ डिस्टेंस पे है, तो हम इस प्रकार के डुप्लीकेशन को डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहते हैं। थर्ड वन है टेंडम डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट इन विच अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेगमेंट इज एडजेसेंट टू द ओरिजिनल सेगमेंट। हमारे ओरिजिनल सेगमेंट के पास में आकर के जुड़ता है, तो ऐसे डुप्लीकेशन को हम कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। जैसे कि ये हमारा ओरिजिनल है ABCDEFG, और यहाँ पे आप देख रहे हैं EF के तुरंत बाद में आकर के हमारा EF पोर्शन फिर से जुड़ गया है, तो इस प्रकार का डुप्लीकेशन कहलाता है टेंडम डुप्लीकेशन। मतलब EF पोर्शन या कोई भी पोर्शन जो है क्रोमोसोम का, वो दोबारा आकर के जुड़ता है, तो उसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। अगर वो तुरंत हमारे ओरिजिनल सेगमेंट के पास में आकर जुड़ जाता है, तो हम उसे टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। अगर वो कुछ डिस्टेंस में उसी क्रोमोसोम या दूसरे क्रोमोसोम पे जुड़ता है, तो उसे हम डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहते हैं। और अगर वो ओरिजिनल सेगमेंट जैसा ही है लेकिन उल्टा होकर के जुड़ा है, तो हम उसे रिवर्स डुप्लीकेशन कहते हैं। ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं डुप्लीकेशन। यहाँ पर आप देखिए ये जो EF पोर्शन है, ये EF पोर्शन दोबारा से आकर के हमारे क्रोमोसोम में जुड़ गया है। इस रीअरेंज क्रोमोसोम में EF पोर्शन दो बार है, तो इस प्रकार का जो क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट है वो कहलाता है डुप्लीकेशन। इसका एग्जाम्पल हमें फ्रूट फ्लाइज़ में देखने को मिलता है। बार म्यूटेशन फ्रूट फ्लाइज़ में जो है डुप्लीकेशन की वजह से होता है। सेकंड टाइप का क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट है डिलीशन। इसमें क्रोमोसोम का सेगमेंट का लॉस हो जाता है, वो हट जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी उसका वर्क है या जो इफ़ेक्ट है या जो फिनोटाइप है वो हमको देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, जैसे ये जो डुप्लीकेशन है इसमें हमें डबल जो उसका इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलेगा, इसलिए भी इसकी फिनोटाइप चेंज हो जाती है। जो भी हमारा EF पोर्शन था, उसका जो भी वर्क था या वो जो भी इफ़ेक्ट दिखा रहा था, जो भी उसकी वजह से हमें फिनोटाइप देखने को मिलते हैं, तो वो उसके EF के डोजेज़ डबल हो गए हैं, तो हमें उसका अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। इवोल्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डुप्लीकेशन है, डिलीशंस है, इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशन है, इन्होंने उद विकास में जो है अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इवोल्यूशन में ये चारों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक क्रोमोसोम विद सेगमेंट्स ABCDEF, जैसे कि ABCDEF एक नॉर्मल क्रोमोसोम है जिसमें जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये सेंट्रोमियर की पोजीशन है, दैट अंडरगोज डिलीशन ऑफ सेगमेंट। यहाँ पे EF पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया है, उसका लॉस हो गया है, वुड जनरेट द म्यूटेटेड क्रोमोसोम ABCDG। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो EF पोर्शन है वो ओरिजिनल क्रोमोसोम में है लेकिन म्यूटेटेड क्रोमोसोम में नहीं है, इसलिए EF से रिलेटेड जो भी उसका वर्क था या उसका जो भी इफ़ेक्ट था या जो भी फिनोटाइप था वो हमको देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिलीशन ह्यूमन के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये काफ़ी पूछे भी जाते हैं। फर्स्ट, जैसे क्री डू चैट सिंड्रोम, ये क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। क्री डू चैट, इसमें जो इन्फेंट्स हैं उनमें वो जब रोते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो इस वजह से इसका नाम है क्री डू चैट। क्राई
मतलब चिल्लाना। तो जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं जिनमें ये सिंड्रोम हो जाता है, वो बच्चे बिल्ली के बच्चे के जैसे रोने की तरह रोते हैं। वॉल्फ हिरशॉर्न सिंड्रोम ये भी ह्यूमन में होता है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 4 की शॉर्ट आर्म के डिलीशन की वजह से होता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, क्री डू चैट सिंड्रोम और वॉल्फ हिरशॉर्न सिंड्रोम। वॉल्फ हिरशॉर्न सिंड्रोम, ये दोनों सिंड्रोम्स जो हैं डिलीशन के वजह से उत्पन्न होते हैं। थर्ड टाइप का क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट है इन्वर्जन, जिसमें क्रोमोसोम का सेगमेंट इन्वर्ट होकर के 180 डिग्री के एंगल पे घूम करके वापस जुड़ जाता है। यहाँ पर 2 बार कट लगता है और 2 बार आकर के वो जुड़ जाता है। इफ़ अ क्रोमोसोम ओरिजिनली हैड सेगमेंट्स A B C D E F G, जैसे कि एक ओरिजिनल क्रोमोसोम जो है वो A B C D E F G है, देन क्रोमोसोम यहाँ पे आप देख रहे हैं जो EF पोर्शन है वो टूट गया है और उल्टा आकर के जुड़ गया है। अब इसमें और रिवर्स डुप्लीकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर EF 2 बार आया था। जब म्यूटेशन हो गया था तो EF ओरिजिनल सेगमेंट भी था और उसके बाद में उल्टा होकर के दोबारा EF पोर्शन जो है FE के फॉर्म में जुड़ गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ABCD EFG है, उसमें से EF पोर्शन टूट करके उल्टा होकर के यहाँ पर जुड़ा है, लेकिन ओरिजिनल सेगमेंट EF नहीं है। कहीं पर भी ओरिजिनल सेगमेंट EF नहीं है। ये इन्वर्जन 2 प्रकार का होता है, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, पेरी का मतलब होता है अराउंड, मतलब चारों ओर। इसमें सेंट्रोमियर इंक्लूड होता है। क्रोमोसोम इन्वर्जन दैट इंक्लूड्स द सेंट्रोमियर इन द इन्वर्टेड रीजन। इन्वर्टेड रीजन जो भी भाग टूट करके 180 डिग्री के अंदर घूमा है, उस भाग में हमारा सेंट्रोमियर भी है, तो सेंट्रोमियर इंक्लूड है। इस प्रकार के इन्वर्जन को हम कहते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, क्रोमोसोम इन्वर्जन दैट डज नॉट इंक्लूड द सेंट्रोमियर इन द इन्वर्टेड रीजन। पैरा मीनिंग नेक्स्ट टू, मतलब इसके अंदर सेंट्रोमियर उपस्थित नहीं होता है, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, वो इंक्लूडेड नहीं होता। सेंट्रोमियर के पहले या सेंट्रोमियर के बाद में कोई पोर्शन जो है वो कट करके 180 डिग्री पे घूमेगा, लेकिन उसमें सेंट्रोमियर उपस्थित नहीं होगा, वो शामिल नहीं होगा। अगर सेंट्रोमियर उपस्थित होता है तो ऐसा इन्वर्जन पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन कहलाता है। अगर सेंट्रोमियर उपस्थित नहीं होता तो ऐसा इन्वर्जन पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहलाता है। ये देखिए आप इस पोर्शन में, ये जो DEF पोर्शन है ये घूम करके और फिर 180 डिग्री पे उसी जगह पे आकर के जुड़ गया है जहाँ पर ओरिजिनल सेगमेंट था, लेकिन इसकी सीक्वेंस जस्ट ऑपोजिट हो गई है क्योंकि ये 180 डिग्री पे रोटेट होकर के जुड़ा है। पोजीशन इफेक्ट, many genes are regulated in a position dependent manner. If their positions are altered by an inversion, their expression may be altered and outcome referred to as a position effect. बहुत सारी जीन्स जो हैं वो अपने एक जहाँ पे वो स्थित हैं उस स्थिति पे अपना प्रभाव दिखाती हैं। अगर उनको उस स्थिति से अलग जगह पे वो उपस्थित हो जाएं या अलग जगह पे उनको फिट कर दिया जाए तो उनका जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा। तो वो अपनी पोजीशन पे उनका इफ़ेक्ट अलग है, उनकी पोजीशन चेंज हो गई तो उनका इफ़ेक्ट डिफरेंट टाइप का होगा, उनका फिनोटाइप डिफरेंट टाइप का होगा। तो अगर उनकी पोजीशन इन्वर्जन की वजह से भी चेंज हो जाती है तो पूरा का पूरा वो जो एक्सप्रेशन जो शो कर रही थी वो बिल्कुल ऑल्टर्ड हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस प्रकार के प्रभाव को हम पोजीशन इफ़ेक्ट कहते हैं। पोजीशन डिपेंड करती है उनके फिनोटाइप पे या उनके एक्सप्रेशन पे। अगर वो जिस पोजीशन पे हैं वो उस पोजीशन पे वो नहीं है, कहीं अलग जगह पे अगर वो फिट हो गई हैं तो उनका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। उनका ये जो प्रभाव जो उनमें बदलाव आएगा, ऐसा बदलाव पोजीशन इफ़ेक्ट कहलाता है कि वो पोजीशन की वजह से उनका इफ़ेक्ट चेंज हो गया है। ट्रांसलोकेशन, फोर्थ टाइप का हमारा क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है ट्रांसलोकेशन। अ ट्रांसलोकेशन एंटेल्स द मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स और विद इन द सेम क्रोमोसोम। यहाँ पे हमें ट्रांसलोकेशन से को क्रॉसिंग ओवर से कंफ्यूज नहीं होना है। क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन टूट करके दूसरे क्रोमोसोम पर आकर के जुड़ जाए, तो ऐसे
ऐसे रीअरेंजमेंट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर में भी यही होता है कि कुछ सेगमेंट पार्ट्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर होते हैं और कुछ पोर्शन एक्सचेंज होते हैं, जेनेटिक मटेरियल उनका भी एक्सचेंज होता है, लेकिन उनमें जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है या मूवमेंट है वो नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं उनके मध्य होता है। आप डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पे दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, एक ये और एक ये। तो इसके अंदर EFG वाला जो पोर्शन है वो तो टूट करके हमारे दूसरे क्रोमोसोम पर आकर के जुड़ गया है, और दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है जिसका सीक्वेंस है MNOP-QRS, तो इसका QRS जो पोर्शन है वो पहले वाले क्रोमोसोम से जुड़ गया है। देखिए पहला वाला जो क्रोमोसोम है इसका सीक्वेंस है ABCDEFG, दूसरे का है MNOP-QRS। तो यहाँ पे EFG पोर्शन जुड़ के नया जो क्रोमोसोम बना है इसका सीक्वेंस बन गया है ABCDQRS, और जो दूसरा क्रोमोसोम है उसका सीक्वेंस बन गया है MNOP-EFG। दोनों के जो लास्ट के पोर्शंस हैं वो एक्सचेंज हो गए, लेकिन ये एक्सचेंज जो है ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में है, न कि होमोलोगस। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जो हम मियोसिस में पढ़ते हैं। ट्रांसलोकेशन दो प्रकार का होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो ऊपर हमने डायग्राम देखा है वो एक रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। जैसे आपने देखा कि ये ABCDEFG वाला जो पोर्शन है और MNOP-QRS है, तो इसमें से EFG जुड़ करके EFG तो हमारे इसमें पोर्शन में आ गया, और जो QRS वाला पोर्शन था वो हमारा इस क्रोमोसोम में आ गया। तो दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, तो ऐसा ट्रांसलोकेशन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जिसमें एक क्रोमोसोम से कुछ भाग कट करके दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ा है, लेकिन दूसरे क्रोमोसोम का कोई भाग कट करके पहले वाले क्रोमोसोम में नहीं आया है। आप देख सकते हैं ABCDG, यहाँ पे हमारा EF वाला पोर्शन है वो टूट करके MNOP वाले क्रोमोसोम में चला गया है, लेकिन MNOP वाला जो क्रोमोसोम है इसका कोई भी सेगमेंट आकर के हमारे पहले वाले क्रोमोसोम ABCDEFG में आकर के नहीं जुड़ा है। तो एक ने तो दिया है लेकिन दूसरे से नहीं मिला है, तो इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन को हम कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसका एग्जाम्पल है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में जो है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है, दो क्रोमोसोम्स हैं जिनका एक्रोसेंट्रिक पोर्शन जो है वो सेंट्रोमियर के दोनों साइड में, एक्रोसेंट्रिक अभी हमने बात की थी, जिसमें कि एक भुजा आवश्यकता से लंबी हो जाती है और दूसरी बहुत छोटी सैटेलाइट, बहुत छोटा सा नॉब रह जाता है। तो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में जो लंबी क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों आकर के जुड़ जाते हैं, और शॉर्ट आर्म्स जो हैं वो दोनों आकर के जुड़ जाती हैं, और वो मियोसिस में जो है सेग्रीगेट नहीं कर पाती हैं और इसकी वजह से लॉस्ट हो जाता है उनका। तो इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन को हम कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ये हमने क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ा है। क्रोमोसोम म्यूटेशन के दूसरा पोर्शन एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी को हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।